हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आज का वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया और प्रिंटिंग में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए, वो एक ही वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा और यहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो शुरुआत होती है प्रिंटिंग की, वो होती है पहले तो मैं आपको बता दूँ कि प्रिंटिंग में और राइटिंग में डिफरेंस है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर क्या इंडिया में भी पहले किताबें होती थी? लेकिन बुक्स में जो बुक्स लिखी गई, वो लिखने में और उन बुक्स को रीप्रिंट करने में क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो प्रिंटिंग यानी कि जो पहले से ही लिखी हुई बुक्स हैं, उनको वापस से प्रिंट करना, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसकी हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए, जो प्रिंटिंग की जो शुरुआत है ना, वो चाइना से मानी जाती है। द फर्स्ट जो आप कहेंगे द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, तो वो मानी जाती है आपकी चाइना, जापान एंड कोरिया। वहां पर सबसे पहले बुक्स को प्रिंट किया जाता था और उसी टेक्नोलॉजी को कहा गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते थे, उन ब्लॉक्स को इंक में डुबोकर और फिर जो है पाम लीव्स पर या फिर जो है पेपर पे छापा जाता था, उसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा गया। तो दो क्वेश्चन मेरे दोस्तों बन चुके हैं यहाँ से। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, चाइना, जापान एंड कोरिया। दूसरा क्वेश्चन है द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ पर हुई? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये दो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बुक्स में एग्जाम में आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे अगर हम बात करें, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी। उसमें जो राइटिंग थी, लिखने के अलावा जब उनको प्रिंट किया जाता था तो उनको डेकोरेट किया जाना होता था, स्टिचिंग होती थी। उसके अलावा जो कागज के जो गत्ते होते हैं मोटे, उससे उनको बांधा जाता था, स्टिच किया जाता था। तो चाइना में जो वो उस वक्त की जो उस तरह की जो बुक्स प्रिंट की जाती थी, उनको कहा जाता था अकॉर्डियन बुक्स। और उन अकॉर्डियन बुक्स को जो जिस स्टाइल में अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया, उस स्टाइल को कहा गया कैलीग्राफी। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि द बुक्स विच प्रिंटेड इन चाइना एट अर्लीस्ट टाइम वाज नोन एज अकॉर्डियन बुक एंड द स्टाइल वाज नोन एज कैलीग्राफी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी जो बुक है, देखिए चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई और चाइना से प्रिंटिंग कहाँ पहुंची? जापान। तो जापान में कौन लेकर गए? बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, वो जापान, चाइना से जापान उस टेक्नोलॉजी को लेकर गए। और वहां पर जब वो लेकर गए तो उन्होंने अपनी एक रिलीजियस बुक लिखी जिसका नाम था द डायमंड सूत्रा। ये बुक लिखी गई 1868 एडी में और इस बुक को लिखा जापानीज ने। जापानीज में भी कौन? बुद्धिस्ट मॉन्क्स उन्होंने लिखा। मॉन्क्स का मतलब होते हैं साधु, जो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस फॉर द नॉलेज। तो वो चाइना चले गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, वहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और वो लेकर आए अपने कंट्री जापान में। और वहां लाकर उन्होंने अपनी ही एक बुक वहां पर प्रिंट कर दी। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि तो जो चाइना का पेपर है, वो चाइना से कहाँ पहुंचा? यूरोप पहुंचा। और यूरोप जो है वो कहाँ किस तरह से पहुंचा? क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में, कि जो सिल्क रूट है, वहां से चाइना से स्पाइसेस, मेटल्स और बहुत सारी चीजें जो है ट्रेवल करके दूसरे कंट्रीज में पहुंची, यूरोपियन कंट्रीज में। तो उसी सिल्क रूट के थ्रू ये जो आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी कहाँ पहुंची? यूरोप में पहुंची। तो ये कब पहुंची? आपकी 11वीं सेंचुरी में प्रिंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पहला पेपर है, वो पेपर सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुंचा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये तब तक नहीं पहुंची थी क्योंकि पेपर तो पहुंच गया था। जो लोग वहां से ट्रेवल करके जाते थे, वो अपने साथ जो भी चीजें लेकर जाते थे, उसमें पेपर भी एक चीज थी। तो पेपर तो पहुंच चुका था, लेकिन पेपर के अलावा कि जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है कि कैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, वो टेक्नोलॉजी अभी तक भी यूरोप में नहीं पहुंची। प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप में कैसे पहुंची? तो एक एक्सप्लोरर था, उसका नाम था मार्को पोलो। 1295 एडी में मार्को पोलो इस प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को यूरोप लेकर गया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, मार्को पोलो की टेक्नोलॉजी ले जाने के बाद में वहां पर बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई और कई सारी बुक्स जो है वहां पर उनको प्रिंट करने का काम शुरू किया गया। इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा, जैसे हाथ से लिखी हुई होती थी ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। हाथ से लिखी हुई जो बुक्स होती है उनको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की वजह से, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हैंडल करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना मुश्किल था। दूसरा, वो क्या थी? बहुत फ्रेजाइल थी। जल्द कहीं पर भी अगर आप लेकर जाएंगे तो उनको संभालना मुश्किल था, कहीं बहुत कमजोर होती थी, टूट जाती थी, खराब हो जाती थी। तो इसीलिए अच्छे पेपर क्वालिटी पर और अच्छी क्वालिटी से प्रिंट करना जरूरी था। बट उसी टाइम में जब मार्को पोलो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वहां लेकर गया, तो लोगों में क्यूरियोसिटी आई कि किस तरह से बुक्स जो है प्रिंट हो रही है, क्या तरीका है कि बुक्स को प्रिंट किया जा रहा है। तो वो उस वक्त शुरुआत हो चुकी थी। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाले जो लोग थे, जो जो करते थे, उस टेक्नोलॉजी पे स्किल्ड हो चुके थे, उन लोगों की डिमांड वहां पर बढ़ गई। लेकिन उस डिमांड के बढ़ने के साथ ही प्रिंटिंग की डिमांड भी बढ़ी। लेकिन जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, उससे उतनी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए जोहान गुटेनबर्ग 1448 एडी में उसने एक नई प्रिंटिंग प्रेस बनाई जिसका नाम था प्रिंटिंग प्रेस। नाम था, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने डेवलप की। एक जैसे प्रिंटिंग की पहले वुड ब्लॉक से की जाती थी, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उसने एक टेक्नोलॉजी, उसने एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम है प्रिंटिंग प्रेस। प्रेस का मतलब है उसको दबाकर पेपर पे और फिर प्रिंट किया जाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है जोहान गुटेनबर्ग ने 1448 में बनाई।
उसी प्रिंटिंग प्रेस से उसने सबसे पहली अपनी बुक प्रिंट की, उसका नाम था द बाइबल। द बाइबल यानी कि क्रिश्चियंस की जो हॉली बुक है उसको बाइबल बोलते हैं। उसी बुक को उसने सबसे पहले उस प्रिंटिंग प्रेस से बनाया, प्रिंट किया। और उसमें कितना टाइम लगा उसको? इट टुक 3 years टू बी प्रिंट, यानी कि एक एक पेज को प्रिंट किया जाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। तो बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर्स प्रिंट किए जाने लगे, लेकिन इसमें भी आपको कम से कम 3 साल जो है वो लगे बाइबल को प्रिंट करने में। अब जब ये चीजें आ चुकी है तो एक तरह से आप देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद में प्रिंटिंग जो है और ज्यादा स्पीड से होना शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद में कई सारे जो है लोगों में क्यूरियोसिटी आई कि किस तरह से हम बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। एक नया रीडिंग का जो है रीडिंग की जो आप कह सकते हैं लोगों में जो शौक है ना वो पनपा कि अब हम बुक्स पढ़ेंगे। पहले लोग पढ़ते नहीं थे, केवल सुनकर ही चीजों को सीखते थे। नॉलेज जो है वो सुनकर ली जाती थी। और दूसरा, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे यानी जो कंजर्वेटिव थे, वो नहीं चाहते थे कि जो रिलीजियस बुक्स हैं या जो कोई अच्छी नॉलेज है वो उन तक पहुंचे। एलिट्स जो थे यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि पुअर है या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पहुंचे, इसीलिए वो वहीं तक ही सीमित थी। लेकिन बाद में ये टेक्नोलॉजी जब और ज्यादा डेवलप हुई प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, तो किताबें छपना शुरू हुई और बाइबल, चर्च, इनके बारे में नॉलेज लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो एक राइटर था, उसका नाम था मार्टिन लूथर, ये नोवेलिस्ट था। इसने एक बुक लिखी, उसका नाम था 95 थीसिस। 1517 एडी में मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी 95 थीसिस। इस बुक में उसने क्रिटिसाइज किया रोमन कैथोलिक चर्च को। रोमन कैथोलिक चर्च जो है रोम का सबसे बड़ा चर्च है और वो ही हैंडल करता है जो एक्टिविटीज होती हैं रिलीजियस उनको। तो कैथोलिक्स जो थे, क्रिश्चियंस में दो आपके जो दो तबके होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। तो कैथोलिक्स जो है वो कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। उन रोमन कैथोलिक चर्च की जो जिस तरह से लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेट करता था या जिस तरह से सोसाइटी में उसका डोमिनेंस था, उसके बारे में 95 थीसिस में मार्टिन लूथर ने लिखा। जब मार्टिन लूथर ने इस तरह से लिखा तो इन चीजों को लोगों ने सीखना शुरू किया। तो मार्टिन लूथर की तरह ही और भी कई सारी बुक्स मार्केट में आई, लोगों ने उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद में उनको उसके बारे में सीखने को मिला, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान। यानी कि जब चीजों को आप पूरा पढ़ते हैं, पूरा सीखते हैं, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है। लेकिन उस वक्त ये लोगों ने जो बुक्स आई उनको जैसे पढ़ा, जैसे समझा, वैसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। तो एक आदमी था, उसका नाम था मेनोचियो। मेनोचियो जो है एक मिलर था। मिलर का मतलब होता है आटा चक्की चलाने वाला आदमी। इटली में उसने क्या किया, बाइबल को पढ़ा और बाइबल को पढ़ने के बाद में जैसे उसको समझ में आया कि गॉड क्या है, चर्च क्या है, और उसने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अपनी एक बुक लिख दी, उसका वो उसने द बाइबल। जब उसने वो बुक लिखी और वो बुक जब मार्केट में आई तो लोगों ने देखा कि ये इस तरह से, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो नाराज हो गया कि इस तरह से बाइबल जो बुक है उसमें जो चीजें लिखी हुई है उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जो उसने लिखा, उस चीज से वो नाराज हो गए और उन्होंने मेनोचियो को फांसी की सजा दे दी। इसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, सीवियर कंट्रोल्स, उन्होंने एक इंडेक्स बनाई। इंडेक्स का मतलब है एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में उन बुक्स का नाम था जो बुक्स प्रिंट की जानी, मतलब जिन बुक्स को ऊपर उन्होंने बैन लगाया था कि ये बुक्स जो है मार्केट में प्रिंट नहीं होनी चाहिए या उनको पढ़ा जाना नहीं चाहिए। तो 1517 में आपका जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसने प्रिंटिंग पर सीवियर कंट्रोल्स कर दिए। कंट्रोल्स का मतलब है कि वो वही बुक्स प्रिंट की जाती थी जिन बुक्स को रोमन कैथोलिक चर्च ने पढ़ा है या फिर उन्होंने उसके बारे उसको उस इंडेक्स में नाम उसका नहीं लिखा है कि ये बैन है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जब बुक्स प्रिंट होने लगी तो रीडर्स भी बढ़े। अब रीडर्स बढ़ने लगे तो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भी प्रेशर आ गया ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट करने का। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड, फ्रांस, जो उस वक्त के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में जिनका नाम आता है, वो कंट्रीज को ये चाहिए था कि हमारे जो रीडर्स हैं उनको बुक्स अवेलेबल करवाई जाए। तो उस वक्त जो है उनको बुक्स अवेलेबल करवाने के लिए स्मॉल बुक्स जो कि लो पेपर क्वालिटी पर प्रिंट की जाती थी अवेलेबल करवाई गई। तो प्रिंटिंग प्रेसेस जो उस वक्त थी इंग्लैंड और फ्रांस में, उन्होंने इंग्लैंड में आपका जो पेनी चैप बुक्स हैं, पेनी चैप बुक्स का मतलब है कि बहुत सस्ते में जो मिल जाती हैं छोटी छोटी किताबें मैगजीन्स की तरह, उन पेनी चैप बुक्स को प्रिंट किया। और फ्रांस जो है वहां पर बायोलिथिक ब्लू जो बुक्स हैं वो प्रिंट की जाने लगी। बायोलिथिक ब्लू वो छोटी बुक्स हैं जो लो पेपर क्वालिटी में प्रिंट की जाती थी। और पेनी चैप बुक्स का मतलब है यानी कि पेनी में मिल जाए, चवन्नी वाले में, चवन्नी में ये किताब मिल जाए, ऐसी किताब प्रिंट की जाने लगी। तो वो बुक्स जो है इंग्लैंड और फ्रांस में क्यों की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुक्स पहुंचाई जा सके। या फिर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो चाहती थी कि हमारा जो प्रेस है उसका नाम हो कहीं ना कहीं। तो जो प्रेसेस है वो अपने हिसाब से बुक्स प्रिंट करती थी राइटर्स की बुक्स को, और सस्ते में छोटे कम क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा बुक्स बिके। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो जब बुक्स प्रिंट होना शुरू हुई तो नॉलेज लोगों तक पहुंची, और जब नॉलेज लोगों तक पहुंची तो लोगों ने पढ़ के जो उनके साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया। तो एक आदमी था, उसका नाम था लुई सबस्टियन मर्शियर। लुई सबस्टियन मर्शियर ने कहा कि प्रिंटिंग जो है इट इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। जैसे कि मार्टिन लूथर ने कहा था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो प्रिंटिंग है वो सबसे अच्छा उपहार है किसका, भगवान का, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को सीखने को मिल रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी हो रही है। अब जब अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम क्या मानते हैं कि भगवान गलत कर रहा है, जबकि रियलिटी में क्या है कि जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं
बुक्स ने या जो प्रिंटिंग प्रेस आई उसने ये बातें लोगों तक पहुँचाई कि आपके साथ ये व्यक्ति, ये चर्च जो है या ये जिस तरह की रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है, इनकी वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा गॉड ने या बुक्स ने कभी भी नहीं कहा। लेकिन अब जब बुक्स आ चुकी हैं तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो लोगों को पता चला कि बाइबल में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या हमें टैक्स पे करना है या हमें भगवान को टैक्स देना है, चर्च को टैक्स देना है। ऐसा कहीं बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। तो लोगों को जब उसकी जानकारी हुई तो लोग जो है राजा के अगेंस्ट और चर्च के अगेंस्ट जो है उनको बुक्स ने प्रोवोक किया और वो रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए। तो लुईस सबस्टिन मर्शियर जो है फ्रांसीसी नोवेलिस्ट भी कह सकते हैं इसको, उसने कहा, इसने पहले ही कह दिया, ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि जो बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में, उन लोगों से डरना शुरू कर दीजिए। कौन डरे? उसने किंग को वार्न किया, उसने चर्च को वार्न किया कि अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है और अब आप इनसे डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये लोग जान चुके हैं आपकी सच्चाई और अब आपके खिलाफ क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। और ऐसा ही रिवोल्ट जो है वो हुआ 1789 में, उसको कहते हैं आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है रिमार्केबल मूवमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है कहीं न कहीं सभी को अफेक्ट करता है और ये बहुत बड़ा जो है सेंटर था कहीं न कहीं यूरोप का, जिसने चेंजेस लाई सोसाइटी में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल किसका है? प्रिंटिंग का। जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो प्रिंटिंग से बुक्स पहुँची और बुक्स के बाद में लोगों ने पढ़ के और अपनी-अपनी बातें जो है डिबेट्स करना शुरू किया, कन्वर्सेशन शुरू हुई और जब डिबेट शुरू हुई तो अच्छा-बुरा दोनों बातें सामने आती है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लोग जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने अगेंस्ट द किंग जो है रिवोल्ट कर दिया। तो इस तरह से रिवॉल्यूशन हुई। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक। तो उन बुक इस तरह से बुक्स जब मार्केट में आई, जब आपके जो सोशलिस्ट थे या जो जो लोग जो थिंकर्स थे, उन्होंने जब अपनी बातें बुक्स में लिखकर लोगों तक पहुँचाई, तो लोगों ने पढ़ के और वो अवेयर हुए और उन्होंने अपने जो अपने राइट्स हैं उसके लिए लड़ाई लड़ी। अगर आप देखेंगे तो ये जो रिवॉल्यूशन हुई, इसी रिवॉल्यूशन के साथ ही जो अ, आपका जो यूरोप है, उस यूरोप में अलग-अलग तरह की कैटेगरी में लोग जो हैं, वो रीडर्स जो है उनको टारगेट किया गया। तो टारगेट करके प्रिंट करना भी शुरू किया गया। जैसे बच्चों के लिए बच्चों की बुक्स प्रिंट की गई, वुमेन के लिए वुमेन्स के लिए जैसे मैगज़ीन्स हैं, जिनमें कुकिंग है, कुकिंग टिप्स है, इस तरह की जो है जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाए गए। इसी के साथ जो पुअरर्स है, जो वर्कर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए भी अलग तरह की प्रिंटिंग जो है मार्केट में आई। तो पहले तो देखिए बच्चों के लिए क्या किया गया, एक चिल्ड्रंस प्रेस बनाई गई 1857 में फ्रांस में। चिल्ड्रंस प्रेस का मतलब है बच्चों के लिए ही, बच्चों के ही टाइप के कंटेंट जो है वो प्रिंट करती थी। इसके अलावा जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है, यानी कि व्हाइट कॉलर का मतलब है कि जो बहुत लो कैटेगरी के काम से थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, वो वर्कर्स जो है उनको एजुकेट करने के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज बनाई गई, जहाँ से बुक्स को वो क्या कर सकते थे, उधार लेकर पढ़ सकते थे। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज उनके लिए बनाई गई। वुमेन जो है उनके लिए भी अलग तरह का कंटेंट जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो इसके बाद में ये सारा काम तो हो गया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके ऊपर अब प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब इतनी बुक्स प्रिंट हो, डिमांड बढ़ गई है ना बुक्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स प्रिंट होनी चाहिए। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, तो इसके ऊपर काम किया जाने लगा और मेटेलिक प्रेस भी आई। मेटेलिक का मतलब है कि मेटल से बनी हुई मशीन, जैसे कि पहले उसने बनाई थी आपके जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, तो बाद में मेटेलिक प्रेस आई और मेटेलिक के बाद में फिर आई आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेस। ये जो सिलेंड्रिकल प्रेस है, ये बनती है, ये जो है चलती थी पावर ड्राइवन थी, यानी कि बिजली से चलाई जाती थी। पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई रिचर्ड एम हो ने, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसने जो है सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, जिसमें क्या था, एक ही टाइम पे बहुत सारे 8000 शीट्स जो एक बार में ही प्रिंट की जा सकती थी। इसके अलावा बहुत आगे अगर आप चलेंगे तो लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रिंट भी आ चुकी थी, जिसमें 6 कलर्स जो है एक साथ प्रिंट किए जा सकते थे। तो यूरोप में और इंडिया के अलावा जो बाहर कंट्रीज हैं, वहां पर प्रिंटिंग जो है टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई, क्या क्या उसके काम हुए, ये हमने इसमें देख लिया है। मोस्ट जो क्वेश्चन है आपके वो यहीं से बनते हैं। इसमें आपके आई थिंक मैं मान सकता हूँ 50 अबव क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।